अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एमजीटी 101 की आज ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए वीडियो है। मिड टर्म के लिए भी मैंने बनाई थी और स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया कि मैम हमारी काफ़ी हेल्प हुई और काफ़ी लोगों के इंसिस्ट करने पे मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको तैयार कैसे करना है, कंप्लीट गाइड करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने फाइनल टर्म सिलेबस की तरफ। तो हमारा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 8 से लेके 18 तक, यानी कि 11 चैप्टर्स। ठीक है, हमारे मिड में थे 7 चैप्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया था तभी। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और 18 तक जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से उनको तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें से आपने तैयार करनी है और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। तो आप लोगों को मैंने मिड में भी ये एक बात बताई थी कि हमारा जो MGT 101 का सब्जेक्ट है ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास मोस्टली, यानी कि जो फार्मूला टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इस तरह करने से क्या हो जाता है, या आपसे बकायदा पूरा प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सॉल्व करके दिखाएं। जैसे अगर मैं मिड की एग्जांपल दे भी दूं तो जैसे मतलब क्वेश्चंस मोस्टली टेबल की सूरत में आ रहे थे कि हाँ जी इस तरह करने से ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। यानी कि वही बात कि आपको वो फार्मूला याद रखना था कि क्या एक्सपेंस कब क्रेडिट होता है, कब डेबिट होता है, कब एसेट एक्सपेंस जो एसेट जो होता है वो कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आए पेपर में। उसके अलावा फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। मतलब जो हमारे 7 चैप्टर्स में सिलेबस शामिल था उसमें से मोस्टली 95% क्वेश्चन जो थे वो इसी तरीके के कैलकुलेशन वाले या फिर इस तरीके से जो उसमें फार्मूलाज वगैरह या इक्वेशंस वगैरह थी उनके क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत कम ऐसा हुआ था कि किसी चीज की डेफिनेशन या इस तरीके से क्वेश्चन आ गया हो। यही चीज अभी के लिए भी है। अब भी आपका एग्जाम जो है वो इसी बेस पे होना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका प्रैक्टिकल जो है वो तैयार होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे अब ये हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। ठीक है, अब अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती क्या है। हमें पता होना चाहिए कि दो किस्म की अकाउंटिंग होती है, एक कैश बेस अकाउंटिंग होती है, एक अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी देती हूँ। मतलब मैं एक चैप्टर से आपको समझाती हूँ कि कैसे तैयार करना है और उसी बेस पे आपने अगले चैप्टर तैयार करना है। एक ये चैप्टर मैं आपको डिटेल से करवा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश बेस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम जो है जब भी हमारी कोई पेमेंट होती है उस वक्त हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे जब कोई बिल वगैरह आते हैं, पिछले महीने का बिल है तो वो इसमें उसकी लास्ट डेट क्या होती है, इस महीने की ये कम या दो ऐसे होती है। तो हम वो बिल हो सकता है पिछले महीने में हमने जमा करवा दी हो तो वो पिछले महीने में हम लिख लेंगे, और अगर हमने यकम दो को जमा करवाया तो हम उसे इस महीने में लिख देंगे। ऐसे कर लेते हैं कि जो भी एक्सपेंस हमारा होता है जब हम उसको अदा करते हैं हम तब उसका लिख लेते हैं। किसी ने हमारा किराया देना था, 4-5 महीने हो गए नहीं दिया, तो हम 4-5 महीनों का नहीं पीछे लिखेंगे। जब जिस दिन वो देगा ना उस दिन लिख देंगे कि हाँ जी 4-5 महीनों का इकट्ठा दे दिया। ऐसे कैश बेस्ड अकाउंटिंग ये होती है कि जब भी हमने कोई खर्च किया या किसी ने हमें दिया उस टाइम पे हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग ये होती है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया जाता। और नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज होती हैं, नॉर्मली जो होते हैं वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती हैं, वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पे चलती हैं। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है कि हमारा जो भी एक्सपेंस या इनकम है वो जब का है उसे तब के मंथ में ही लिखा जाएगा। उसका रिपोर्टिंग पीरियड वही होना चाहिए जब वो एक्सपेंस जिससे बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अगस्त का बिल है वो सितंबर में जमा हुआ है तो बेशक वो सितंबर में जमा हुआ है, लेकिन था तो अगस्त का ना, तो वो अगस्त के मंथ का एक्सपेंस ही लिखा जाएगा, सितंबर में नहीं लिखा जाएगा। अगर हमें 3-4 महीने का साल का बोनस इकट्ठा मिला है तो वो जो हमें मिला है वो 3-4 साल का आज मिला है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सारा इस साल का है, बल्कि हम उसे डिवाइड करेंगे कि वो जितने सालों का है और हर साल का जितना जितना बनता है उस साल के इनकम में उसको लिख दिया जाएगा। इस तरीके से यानी कि जो इनकम या एक्सपेंस जो हमारा खर्च होता है या हमारे पास प्रॉफिट आता है वो जब जिस जिस टाइम का है उसे तब तब ही अपने जो अकाउंटिंग बुक है उसमें जो है हमने इंटर करना है। ये होती है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, यानी बकायदा रूल्स फॉलो करने हैं बिजनेस के। ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है, और अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल यही है कि आपका कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम जब होगा उसे तभी के पीरियड में
लिखना है। ये होती है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो कैसे जो है वो इसकी डेफ़िनेशन है ये क्या, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कि हमारे इनकम और एक्सपेंस उनको तभी हमने लिखना है अपनी अकाउंटिंग बुक में जब वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं, मतलब जब वो रिपोर्टिंग पीरियड जो उनका होता है उसी के अंदर आपने लिखना है, ठीक है? बस ये चीज़ है। ये मतलब इस तरह आपने कंसेप्ट तैयार करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करने की, मतलब पूरे साल का कैलकुलेट हमने एक्सपेंस करना हो, यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंस की मिसाल दी हुई है। इस तरह की हम इनकम की पढ़ लेंगे, क्योंकि जब भी हमने बनानी होती है, अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है, तो हमें मेन चीज़ें जो दो ही लिखनी होती हैं। या तो हमें अपना प्रॉफिट लिखना होता है, तो या हमें अखराजात लिखने होते हैं। एक ही तो चीज़ है कि हमारा कितना खर्च हुआ, हमारे पास कितना आया, दो ही तो चीज़ें लिखी जाती हैं। एक एक्सपेंस लिखे जाते हैं और एक हमारी इनकम लिखी जाती है। तो एक्सपेंस अगर पूरे साल का जो है वो हमने करना हो तो किस तरीके से करते हैं? दो तरीके हैं। मतलब सबसे पहले क्या है, एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस पेड कौन सा होता है कि जो हमारे पूरे साल में खर्च हुआ और हमने उसको पे कर दिया, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल बिजली के बिल साल के 12 महीनों में जितने आए थे जनाब, पूरे साल के 12 महीनों में हमने जमा करवाए थे, वो हमारा एक्सपेंस पेड है। उसके अलावा इसके दरमियान 12 महीने में जितनी सैलरियां सबकी बनती थी, हमने सबको सैलरीज दी हैं। तो ये वो हमारे एक्सपेंस हैं जो इसी साल के थे और हमने साल के अंदर ही इनको पे कर दिया हुआ है। ये थे हमारे एक्सपेंस पेड, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जैसा कि क्लोजिंग ड्यू। क्लोजिंग ड्यू हमारा वो एक्सपेंस होता है जो इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन अभी हमने पे करना है। यानी कि अब हम पूरे साल का जो है वो बना रहे हैं, एंड पे रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी शीट बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी हम समझ लो कि किसी ने हमें सर्विसेज दी हुई हैं, हमने उसके पैसे देने हैं, ठीक है? हमने स्टॉक मंगवाया था, तो लेकिन अभी हमने उसके पैसे देने हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस, जो हमारे पास चीज तो आ गई हुई है लेकिन हमने उसको अभी पैसे उसके अदा करने हैं, क्लोजिंग ड्यू है हमारा, ये हमारे ऊपर अभी कर्जा है। यानी हम क्लोजिंग कर रहे हैं और क्लोजिंग पे अभी हमारे पास कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो हमने पे करने हैं, जो हम अगले साल में पे करेंगे। तो वो क्या होते हैं, हमारा कर्ज होते हैं, और कर्ज क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है? एक होता है ओपनिंग ड्यू। ओपनिंग ड्यू क्या, जाहिर सी बात है, जो हमारा क्लोजिंग ड्यू है वही तो हमारा ओपनिंग ड्यू है, कि जब हम अब अगले साल का शुरू करते हैं, शुरू किया, तो हमारे पास जो है वो हमने लाइबिलिटी जो पहले थी हमारे पास, तो वो हमने पे करनी है इस साल में, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, पिछले साल की हमारी लाइबिलिटी थी ना, पिछले साल का कर्ज था, तो हमने इस साल में अब पे करना है, तो वो हमारा ओपनिंग ड्यू बन गया है, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, पिछले साल में हमने वो काम करवा लिया था फलां बंदे से, लेकिन उससे पैसे जो है वो हमने देने हैं, वो हमारा एक्सपेंस है हमारे सर पे, ठीक है? तो वो इस साल अदा करने हैं, तो वो हमारा ओपनिंग ड्यू है। इसी तरीके से क्लोजिंग एडवांस होता है एक, यानी कि क्लोजिंग एडवांस क्या है कि आपने कोई काम किसी से ये कोई चीज़ लेनी थी, लेकिन आपने उसके पैसे तो दे दिए, चीज़ अभी नहीं आई, तो चीज़ आपको अगले साल मिल जानी है, तो वो आपका एसेट है, ठीक है? आपके पास इज़ाफ़ा होना है ना, अभी अभी हुआ तो नहीं है, आपने पैसे जमा करवा दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक चीज़ अभी आपके पास नहीं है, तो वो आपका एसेट है, ठीक है? तो वही चीज़, और ओपनिंग एडवांस क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है, अगले साल के जब आप नई शीट बनाना शुरू करेंगे, तो आपके पास ओपनिंग एडवांस के तौर पे वो लिखी जाएगी कि पिछले साल इसकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ अभी हमें मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें जो हैं, इनसे मिलके जो है वो हमारा पूरा एक्सपेंस ऑफ द ईयर की स्टेटमेंट बनती है, ठीक है? ये हमारी स्टेटमेंट इन सारी चीज़ों को, 5 चीज़ों को मिला के बनती है। यानी एक हमारा एक्सपेंस पेड जो पूरे साल का था ड्यूरिंग द ईयर, और हमने उसको कैश बेस पे फ़ौरन से कर दिया हुआ है, ठीक है? कोई क्रेडिट पे काम नहीं हुआ था। उसी वक़्त हुआ, उसी वक़्त दे दिया, जो भी था हमने फ़ौरन से जमा करवा दिया। फिर हमारा क्लोजिंग ड्यू और ओपनिंग ड्यू, फिर क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस। इन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद हमने क्या करना होता है, अपने पूरे साल की स्टेटमेंट बनानी होती है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब आपने क्या याद रखना है, और कि वो ये है कि जो क्लोजिंग ड्यू होता है, वो हमेशा ऐड होता है। क्लोजिंग ड्यू ऐड होता है और ओपनिंग ड्यू को माइनस करना होता है। इसी तरीके से क्लोजिंग एडवांस को माइनस करना होता है और ओपनिंग एडवांस को ऐड करना होता है टोटल के अंदर, ठीक है? टोटल के अंदर, और तब जाके हमारा एंड पे बनता है। अब इसी चीज़ की एग्जांपल है ये। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाने की तो कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है कि 50% स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी, 50% स्टूडेंट्स को नहीं आई होगी। इसकी वजह भी बता देती हूँ। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी एक स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको उस लेवल से या उस तरीके से चीज़ें नहीं समझा सकती, जितना एक अकाउंटेंट आपको एक चीज़ समझा सकता है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे आके मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँगी, जिस चीज़ से, जिस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोग तैयारी करें। और वो तरीका ये है कि जैसे ही आपका जो टॉपिक है ना, सिर्फ़ आपने वो टॉपिक का नाम ज सिंपली यूट्यूब पे लिखे, जैसे आप एक्रूअल अकाउंटिंग है, आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना।
अक्रूवल अकाउंटिंग को आप सर्च करें और आपके पास बहुत सारे बड़े-बड़े अकाउंटेंट्स जिन्होंने सीए वगैरह किया हुआ है और इतने बड़े-बड़े अकाउंटेंट उनकी वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं। अकाउंटिंग के हर टॉपिक पे वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं। आपको पाकिस्तान के भी, फ़ॉरेन भी इवन के जो है वो आपको मिल जाएँगे और बहुत अच्छे से वो ये चीज़ बहुत आसान रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से आपको वो चीज़ें समझाते हैं और आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आपने जो हैंडआउट से ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं रटनी, ना ही यहाँ से समझ में आएँगी और ना ही जो है वो यहाँ से आपको याद हो सकती हैं। मतलब लेंथी हो जाएगा, इन्होंने एक ही चीज़ के एग्ज़ाम्पल को बार-बार दिया हुआ है। आपने सिर्फ़ क्या है, एक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूवल अकाउंटिंग का टॉपिक सर्च करना है। ये देखिए मैं सर्च करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपके पास सामने जो है वो कुछ आपके पास पिक्स आ जाएँगी कि हाँ, ये मतलब इतने-इतने लोगों ने ये करके दिखाया हुआ है। एक बंदे ने नहीं, देखिए काफ़ी लोगों ने करके दिखाया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है? तो ये चीज़ आपने करनी है और वहाँ से फिर जिसके आप एक बार चेक कर लें, आपको एक बार जिसकी समझ आने लग जाएगी, आप ऑन द वर्ड फिर आगे जो है वो उनको ही देखते रहिएगा, उन्हीं के टॉपिक्स आप कीजिएगा। मैंने इसी तरीके से तैयार किए क्योंकि इस पे जितने भी लेक्चर्स बने हुए हैं या इवन के एलएमएस के भी लेक्चर्स हैं, उनसे कांसेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है हमारा, जब तक हमारा कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम इसको रट्टा नहीं लगा सकते। ना ही हम इसको जो है वो मतलब एज़ इट इज़ कॉपी कर सकते हैं अपने माइंड में कि हाँ, बस सोच लिया कि पहली लाइन ये लिखनी है, दूसरी ये लिखनी है, नहीं। हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हमारे पास इसकी ऑथेंटिक हर एक चीज़ की वजह नहीं होगी कि ये इस तरफ क्यों आ रहा है, ये इस तरफ क्यों जा रहा है। और ये जो है वो एक अकाउंटेंट ही एक बेहतर तरीके से समझा सकता है। इस वजह से जिस तरीके से मैंने खुद तैयार किया है, जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ, वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब आपने फिर मेरी इस बात का मकसद ये है कि अगर आपने हैंडआउट से फिर कुछ नहीं तैयार करना, तो वहाँ से आपने टॉपिक तैयार करना है, ठीक है? आपने वो एक लेक्चर उन्होंने 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का लेक्चर जो भी होगा, आपने उस टॉपिक पे उनका लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने के बाद फिर ये बुक पे एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं, ठीक है? ये हमारे हैंडआउट्स काम आएँगे तब जब आप वहाँ से टॉपिक्स एक बार कर लोगे तैयार, वहाँ से कांसेप्ट ले लेते हो, उस कांसेप्ट के मुताबिक आपने यहाँ से एग्जाम्पल उठा के उसको हल करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी करते हो तो 11 दिन में आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन पेपर नजदीक है तो कम से कम आप एक दिन में 2 टॉपिक करो तो यानी कि 4 से 5 दिन में आपका ये कंप्लीट सिलेबस तैयार हो सकता है। मैंने खुद इसी तरीके से तैयारी की है, इसी तरीके से कर रही हूँ। आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी कि इस तरीके से तैयारी करो। डायरेक्टली इसके लेक्चर्स ढूंढने की कोशिश करोगे या और दूसरी बात कि जहां तक बात है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें 11 टॉपिक्स हैं और 11 के 11 में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन के, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ, पहले 4 कर लो या आखिरी 4 कर लो, ये दरमियान वाले को छोड़ दो, नहीं। आपने 11 के 11 टॉपिक्स तैयार करने हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि आपके 11 के 11 चैप्टर्स की हर चीज़ याद करनी है, नहीं। आपको सिर्फ कांसेप्ट करना है कि इसमें क्या कैलकुलेशन बताई गई है, वो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इसमें कौन-सा फार्मूला लगा है, क्योंकि आगे फार्मूले वाली कैलकुलेशन भी आएगी। तो आपने बस उसका कांसेप्ट तैयार करना है और वो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, वो आपने एक अकाउंटेंट की वीडियो देख के उसको बस एक आध मिसाल कर लेनी है तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। यानी एक टॉपिक को तैयार करने में बहुत भी टाइम लगे ना, तो 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है, बस टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करें। उसके अलावा जो बुक से आपने फिर भी जो आपने हैंडआउट से करना है एक टॉपिक को, टोटली एक दिन में अगर तैयार करना हो तो 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं और अगर आप एक दिन में 2 टॉपिक तैयार करें तो आप 4 से 5 दिन में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और बुक से आपने क्या तैयार करना है, अपने अब आपके एमसीक्यूज़ भी उसी में से हो जाएँगे, आपको फाइल्स भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके कांसेप्ट तैयार हो जाएँगे, क्योंकि हमारे मोस्टली एमसीक्यूज़ भी यही आते हैं। सिचुएशन दी होती है, जी अब इसमें से इतना एक्सपेंस हो गया तो ये इसका क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। वही चीज़ें फिर से आ रही होती हैं। अच्छा, ये ट्रांज़ैक्शन हुई है, इसका इफ़ेक्ट किस अकाउंट पे होगा? यानी हमारे एमसीक्यूज़ भी कांसेप्चुअल बेस ही आते हैं, ठीक है? उसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको करनी होती हैं और उसके लिए आपने सिर्फ़ हमारी बुक में से आईटीटीआर्स याद करने हैं। यानी बुक में से जो याद करने वाली चीज़ है, वो सिर्फ़ हमारे आईटीटीआर्स हैं। हर जो है चैप्टर उसके एंड पे ये देखें आईटीटीआर्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं, वो आपने एक बार याद कर लेनी है। एक बार मतलब याद क्या करनी है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी कि ओपनिंग एक्सपेंस ड्यू क्या होता है? ओपनिंग ड्यू क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंस जो रिलेट करता है प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से, यानी पिछले साल से वो रिलेट करता है, जो अभी हमने पे करना है करंट रिपोर्टिंग पीरियड में। सिंपल सी बात है, यही चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। यानी जब आपको कांसेप्ट क्लियर होगा तो आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और वो ये कहते हैं कि ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के तौर पे शो होता है, यानी कि हमारे कर्ज के तौर पर शो होता है। ज़ाहिर-सी बात है, पिछले साल का हमारा खर्चा था, हमने इसको अदा नहीं किया, इस साल में हमने उसे अदा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारी लायबिलिटी है, हमारा कर्ज है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ हमने याद रखनी है। ये चीज़ जब आपको पता होगी तो आपको रट्टे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के आईटीटीआर्स को आपने ज़रूर पढ़ लेना है और जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, उनके लिए आपने डायरेक्टली एमजीटी 101 को नहीं सर्च करना। अगेन बोल रही हूँ, सिर्फ जो टॉपिक होगा हमारी बुक का, उसको आपने सर्च करना है और वहाँ से आपने उसको तैयार करना है और तैयार करने के बाद 1 से 2 एग्जांपल्स बुक से देख के आपने ज़रूर हल करनी है। उसके बाद आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपने तैयार करना है, जैसे अब ये इस चैप्टर का मैंने आपको बताया है, इस तरीके से अब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही टॉपिक एज इट इज मैंने भी जो है वो यूट्यूब पे सर्च किया और उसके सामने वीडियोस आ गए। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारे सामने वीडियोस जो है ये मौजूद है कि इस तरीके से काफी लोगों ने, एक बंदे ने नहीं काफी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। आप इसको खोलेंगे, इसकी मतलब इसका लेक्चर लेंगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, क्योंकि मैंने ये लेक्चर लिया तो मैं आपको अगर अपनी जुबान में बताऊं, जो मुझे समझ में आया वो ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी हुई होती है, उन्होंने हमसे खरीदी हुई होती है। मैं मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैंने 1 लाख की चीज, 1 लाख का जो है वो जो अपना स्टॉक जो है वो उधार पे दिया हुआ है और उन्होंने मुझे जो है वो पे करना है अगले साल। ठीक है, उन्होंने मुझे अगले साल पे करना है। अब अगले साल मुझे ये तो पता है मुझे पैसे मिल जाने हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा शक होने लग जाए, ऐसा शक होने लग जाए कि ये जो मेरा 1 लाख है मुख्तलिफ लोगों को दिया हुआ है ना, एक बंदे को थोड़ा दिया हुआ है, उसमें से वो जो फलां बंदा ना जिसने मेरे 10,000 वापस करना है, उस पे मुझे डाउट हो जाए कि वो मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, यकीन नहीं डाउट, याद रखिएगा कि डाउट हो जाए। ठीक है, अगर मुझे डाउट हो जाए कि वो मुझे नहीं दे पाएगा, मतलब किसी भी वजह से शायद उसका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चला जाए, वो मुझे ना दे पाए, हो सकता है वो बहुत सख्त बीमार हो जाए, कोई कैंसर शैंसर, अल्लाह माफ करे, मैं तब बता रही हूँ सिर्फ सिचुएशन के, उसे कुछ हो जाए वो मुझे ना दे पाए, तो डूब जाना है। यानी वो पैसे जिनका आपको डाउट हो जाए, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला डाउट हो जाए कि ये मेरे पैसे डूब जाएंगे, ये मुझे नहीं मिलने, तो अकाउंटिंग के कानून ये हमें कहते हैं कि आप इसी साल ही, इसी साल, क्योंकि आपने वो कर्ज दिया था तो वो इसी साल के एक्सपेंस में उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के तौर पे लिख दो कि हाँ ये 10,000 जो मेरे प्रॉफिट का है, जो मुझे अगले साल मिलना था, इस पे मुझे डाउट है कि मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जब फिर अगले साल आपको वो नहीं मिलता ना, वाकई आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता तो आप उसे बैड डेट के तौर पर अगली रिकॉर्डिंग में लिख लेते हो कि हाँ ये हमारे बैड डेट्स थे, यानी ये मुझे नहीं मिले। डाउटफुल डेट्स वो हैं जो अभी डाउट है, ठीक है। और अगर डाउट ही है ना, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है वो ठीक हो जाए, हो सकता है उसका बिजनेस चल पड़े, मिल जाएगा तो अगले साल के प्रॉफिट में कंप्लीट लिख देंगे, अगले साल के मुझे पूरा 1 लाख मिल गया, ना मिला तो 90,000 प्रॉफिट लिखा जाएगा और 10,000 हमारा बैड डेट्स में चला जाएगा। तो ये था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी इस तरीके से आपने कंसेप्ट अगर समझ लेंगे, और ये कंसेप्ट एक अकाउंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है, कोई स्टूडेंट कोई दूसरा टीचर आपको अच्छे से नहीं दे सकता। तो मेरी आपको सलाह यही है कि पेपर को आप इस तरीके से तैयार करें, इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और यही जो है वो कंसेप्ट मैंने वहां से लिया और इसी तरीके से जो है फिर उन्होंने जो है वो एग्जांपल्स करके दिखाए और वो एग्जांपल्स मैंने की, बहुत आसानी से मेरी तैयारी हुई। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से तैयार करें इस चीज को, और इस तरीके से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपका बहुत ज़्यादा और आपकी तैयारी हो जाएगी। वरना नॉर्मली वही बात कि अगर आप जो है वो एक-एक लेक्चर लेना शुरू करोगे, किसी का किसी कोई चीज़ समझ आएगी, कोई नहीं आएगी, फिर सर खपाओगे यहाँ पे, वहाँ पे, वो चीज़ ज़्यादा टाइम ले लेगी। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इन टॉपिक्स को सर्च करके इस तरीके से तैयार करो। आई होप मेरी ये सजेशन, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबियां अता करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।